नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ 24 भारत। आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि में आप लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन आप में बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि महाशिवरात्रि का क्या महत्व होता है। इस रात ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, इसलिए हमें बताया जाता है कि शिवरात्रि में हमें सीधे मुद्रा में बैठना चाहिए। उस रात हमें सोना नहीं चाहिए। ये ऊर्जाएं मानव जाति को असीमित ऊर्जा से भरपूर कर देती हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि हमारे आसपास के लोगों को भले ही इस ऊर्जा के बारे में ना पता हो, लेकिन महादेव के प्रसाद के नाम पर भांग, मदिरा इत्यादि का जो सेवन करते हैं, उस ऊर्जा की अनुभूति जरूर करते हैं। कल महादेव की बारात निकलने के बाद महादेव तो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए होंगे, लेकिन कुछ उनके बाराती रास्ते में ही कहीं नाली तो कहीं रोड पर पड़े दिखाई दिए। दूसरी खबर लद्दाख से है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी दिल्ली पहुंचे। साल 2019 में भाजपा की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को खत्म करके जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया। इसके बाद लद्दाख क्षेत्र के लोग संवैधानिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, जिससे उनकी जनसांख्यिकी, नौकरी और भूमि की रक्षा हो सके। अनुच्छेद 370 को खत्म हुए 3 साल से अधिक समय हो चुका है। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर यहां सैकड़ों लोग बीते 15 फरवरी को दिल्ली में एकत्र हुए। पिछले कुछ महीनों से इनकी मांगों को लेकर क्षेत्र के लोगों लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। द हिंदू अखबार के मुताबिक लद्दाख के कारगिल और लेह क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने कहा कि सिक्किम के साथ अगर इस क्षेत्र की तुलना किया जाए तो राज्य को पूर्ण राज्य की मांग उनकी उचित है। उन्होंने कहा कि जब केवल 2.5 लाख की आबादी वाले सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, तो वहीं लद्दाख के लिए क्यों नहीं किया जा सकता है, जिसकी आबादी 3.5 लाख। लद्दाख से भाजपा के पूर्व सांसद थूपस्तान छेवांग ने कहा, अक्टूबर 2019 में लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से स्थानीय लोगों को एक भी नौकरी नहीं दी गई। द हिंदू अखबार के अनुसार उन्होंने चेतावनी दिया है कि अगर लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो वे विरोध को तेज करने के लिए तैयार हैं और इस वर्ष और अगले वर्ष के लिए एक विरोध कैलेंडर तैयार किया गया है। अब देखना यह है कि सरकार इनकी सुध लेती है या आंदोलनों की इस भीड़ में ये कहीं गुम हो जाएंगे। दूसरी खबर गुजरात से है। गुजरात के मेहसाणा के पूर्व सरपंच ने अपने भतीजे की शादी में नोटों की बारिश कर दी। जी हां, आप भी देखकर हैरान होंगे। पूर्व सरपंच करीम यादव ने अपने घर के छत पर खड़े होकर 100 और 500 के नोटे उड़ाए, जिसे लूटने के लिए घर के नीचे लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने आपस में धक्का मुक्की किया। इस घटना से एक बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चौथी खबर, तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की मूल प्रति गायब है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। यह कहानी मुझे भी आश्चर्य में डाल दी थी, लेकिन जब दैनिक भास्कर की टीम अयोध्या में इसकी पड़ताल करने पहुंची तो वहां के संत और कई रामायणियों ने से एक दिलचस्प कहानी का पता चला। आपको वो कहानी सुनाते हैं। बेनी माधव दास जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने तुलसीदास के समकालीन थे और उन्होंने तुलसीदास जी के जीवन को कलमबद्ध किया। वे लिखते हैं कि जब तुलसीदास जी काशी में एक कुटिया में रहकर भजन और साधन कर रहे थे, वहीं पर एक रात कुछ चोर रामचरितमानस की मूल प्रति चुराने के लिए आए थे। वहीं पर उन चोरों को कुटिया के बाहर 2 राजकुमार हाथ में धनुष बाण लिए पहरेदारी करते दिखाई देते हैं। इसे देखकर चोर भाग गए और सुबह जब वो तुलसीदास जी के पास गए तो उन्होंने रात की पूरी कहानी बताई। इस पर तुलसीदास जी ने उत्सुकता से पूछा कि दोनों राजकुमार दिखने में कैसे थे। हुलिया जानने के बाद गोस्वामी जी ने चोरों से कहा, तुम लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें भगवान राम और लक्ष्मण ने दर्शन दिया। इस घटना के बाद गोस्वामी जी ने अपना सारा सामान दान में दे दिया और रामचरितमानस की मूल प्रति अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल को दे दिया और कहा कि इसको अपने पास बहुत संभाल के रखना, यदि तुम इसे किसी को दोगे तो यह स्वतः ही गायब हो जाएगा। टोडरमल इसे चांदी का मजूसा बनाकर पूजा करने लगे। टोडरमल की बेटी का इससे अत्यंत लगाव हो गया और वह अपनी शादी के विदाई में रामचरितमानस की प्रति चोरी से ससुराल ले गई। अगले दिन जब उसने चांदी का मजूसा खोला तो उसमें रामचरितमानस की प्रति गायब थी। ये थी तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस की कहानी।
इसमें क्या सत्य है और क्या कहानी है, इस बात की पुष्टि हम नहीं करते। चौथी खबर है निक्की और साहिल की कहानी। दिल्ली के निक्की यादव मर्डर केस में अब एक नया मोड़ सामने आ चुका है। पुलिस ने बताया कि आरोपी साहिल ने दूसरी शादी करने के लिए निक्की की हत्या की। इस साजिश में साहिल का परिवार भी शामिल था। पुलिस का कहना है कि घर वालों ने मिलकर निक्की का शव फ्रिज में छुपाने में साहिल की मदद की। निक्की और साहिल की शादी अक्टूबर 2020 में आर्य समाज मंदिर में हुई थी। दूसरी शादी करने के लिए निक्की साहिल को रोक रही थी, जिसका परिणाम साहिल ने निक्की की हत्या कर दी। पुलिस ने साहिल और उसके पिता व चचेरे भाई समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी कर ली। पुलिस ने साहिल और निक्की की शादी का सर्टिफिकेट भी बरामद किया है। आरोपी साहिल के परिवार इस शादी से खुश नहीं थे। इसका अंजाम साहिल ने चार्जर केबल से निक्की का गला घोंटकर हत्या कर दिया। सभी आरोपियों पर हत्या की साजिश में शामिल होने पर आईपीसी की धारा 120B के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। छठी खबर, मोबाइल फटने से बच्चे का हाथ काटा गया। जी हां, गुजरात के भचाऊ जिले में मोबाइल की बैटरी फटने से 11 साल के बच्चे का एक हाथ की उंगली फट गई। बच्चा शक्ति सिंह मोबाइल पर कार्टून देख रहा था, तभी मोबाइल फट गई और उसके दाहिने हाथ की उंगलियां विस्फोट के चपेट में आ गई। बच्चे को तुरंत अस्पताल ले गया गया। वहां पे डॉक्टर विवेक ने हाथ की गंभीरता को देखते हुए बच्चे का ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें बच्चे का दाहिना हाथ कलाई से काट दिया गया। आपके भी घर में बच्चे होंगे। हम अक्सर बच्चों को बहलाने और फुसलाने के लिए उनको अपना मोबाइल फोन कार्टून लगाकर दे देते हैं, लेकिन इससे कितनी बड़ी घटना घट सकती है आप लोग देख सकते हैं। आज के समय में सभी माता पिता इतना बिजी लाइफ जी रहे हैं कि उनको अपने बच्चों का देखभाल करने का समय तक नहीं है। सबसे आसान तरीका है कि उनको फोन पकड़ा दिया जाए और वो चुपचाप वीडियो देखने लगते हैं। आप लोग अपना काम आसान करने के लिए उनका जीवन खतरे में डाल रहे हैं। आप लोग सावधान हो जाइए, कहीं अगला विस्फोट आपके यहाँ ना हो जाए और सुर्खियों में अपना नाम दर्ज करा बैठे। अब खबर है अपने जनपद बलरामपुर से। इस समय बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। लाखों बच्चे इस सीढ़ी को चढ़कर अपने कैरियर की शुरुआत करेंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले ही केंद्र व्यवस्थापकों ने सीढ़ी खींचने का काम कर दिया। मामला जनपद बलरामपुर के केंद्रों की है, जहां पर हाई स्कूल व इंटर की परीक्षाएं चल रही थी। परीक्षा के पहले ही दिन व्यवस्थापकों ने हिंदी विषय की उत्तर पुस्तिका के साथ OMR शीट भी संलग्न करके संकलन केंद्र को भेज दिया, जो केंद्र व्यवस्थापकों की लापरवाही को दर्शाता है, जिसको लेकर उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत कराया गया है। दूसरी खबर, देर रात डीजे बजाया तो कार्रवाई होगी। बलरामपुर कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक विमलेश कुमार सिंह ने लोगों से अपील की है कि देर रात डीजे न बजाएं। बोर्ड परीक्षा का समय चल रहा है। तेज आवाज में डीजे बजने से परीक्षार्थियों को दिक्कत होती है, उनकी पढ़ाई बाधित होती है। देर रात तक डीजे बजाने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है। अपने चैनल के माध्यम से मैं सभी दूल्हे और सभी उनके दोस्तों को निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी लोग समय से नाग नागिन बन लीजिएगा, अन्यथा सपेरा बनकर कब यूपी पुलिस पहुंच जाएंगे बारातियों को पता भी नहीं चलेगा। चौथी खबर है सेखुई कला में मूलभूत सुविधाओं का अभाव। सदर ब्लॉक के ग्राम पंचायत सेखुई कला में समस्याओं का अंबार है। छुट्टा मवेशी बंदरों के आतंक से ग्रामीण काफी परेशान है। सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। जगह जगह लगे कूड़े के ढेर से गांव की पहचान बन चुकी है। पर्याप्त मात्रा में इंडिया मार्क का नल न लगा होने के कारण लोग दूषित पानी के लिए पीने के लिए विवश हैं। शौचालय जर्जर और क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ग्रामीण इनका उपयोग भूसा और कंडा रखने में कर रहे हैं। मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सेखुई कला ग्राम पंचायत विकास से कोसों दूर है। लगभग 8000 की आबादी वाले इस ग्राम पंचायत में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। गरीब तबके के लोग फूस की झोपड़ी में जीवन यापन करने को विवश हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पात्र होने के बाद भी उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में शामिल नहीं किया गया, जिस कारण उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सका। इसी तरह गांव के गरीब तबके लोग विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में आप लोगों से मैं फिर मुलाकात करूंगा, कुछ नए खबरों के साथ और कुछ दिलचस्प कहानियों के साथ। आप सभी से मेरा दिल से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरे फेसबुक पेज को शेयर करें और फॉलोअर बढ़ाएं, जिससे मेरी पत्रकारिता की ताकत में बढ़ोतरी हो। आप लोग मेरी ताकत हैं। आप लोगों ने अपने कीमती समय में
मेरे लिए कुछ वक्त निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।